हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं अजय कुमार विद साइंस कर्म विद्या मंदिर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। अब देखो, रसायन, जीवन में रसायन की क्या भूमिका होती है, यानी केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं हमारे जीवन में हर जो चीज़ें हैं वो रसायन से संबंधित होती हैं। हम खाते हैं तो रसायन, पीते हैं तो रसायन, जीते हैं तो रसायन, यहाँ तक कि हमारी सांसों में भी रसायन है, यानी केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ हम बात करेंगे आज खट्टी मीठी चीज़ों के बारे में। जैसे हम बात करते हैं अम्ल और क्षार की बात। आज हमारा इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है अम्ल, क्षार और लवण। क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं? अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार, लवण को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एक ग्रीक शब्द है, एसिड का मतलब होता है खट्टा, यानी लैटिन शब्द एसिडस से बना हुआ है। तो ये एसिड जो होता है, ये इसका जो लैटिन शब्द होगा वो क्या होगा? लैटिन शब्द एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? हम जैसे विशेषताओं को बारी बारी से लिखते हैं। अम्ल और क्षार दोनों की विशेषताओं को एक साथ लिखेंगे, एक सारणी बना के इनकी विशेषताएं लिखते हैं। उसके बाद हम लवणों को पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो सिंपल सी परिभाषाएं, पहले परिभाषाएं दी गई थी कि हमें पता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल क्या होते हैं? छूने पर ये खुरदरे लगते हैं, जबकि क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो इस तरह से इनके गुणों की व्याख्या हम एक सारणी के रूप में करेंगे। तो सारणी किस तरह से बनाते हैं, इसकी विशेषताओं में हम क्या लिखते हैं, इस तरह से सारणी बना लेते हैं अम्ल और क्षार की। एग्जाम में आता है कि अम्ल और क्षार की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताओं में क्या लिखेंगे? पहली विशेषता अम्ल की लिखते हैं। अम्ल में क्या होते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। इस तरह से इनकी हम बारी बारी से सबकी विशेषताएं लिखते हैं। देखिए, ये अम्ल और क्षार की विशेषताएं हैं, उनके अंतर हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल को छूते हैं तो ये खुरदरे लगते हैं, यानी छूने पर ये खुरदरे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं? छूने पर चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, हाथ में से फिसल जाते हैं। क्षार को, ये अम्ल क्या होता है? अम्ल क्षार को उदासीन करने की क्षमता रखते हैं, यानी इनमें क्या होता है कि जब किसी क्षार में अम्ल को मिलाया जाता है तो वो उसके गुणों को नष्ट कर देता है। तो यही गुण उसमें भी पाया जाता है। तो अम्ल तो क्या करते हैं? क्षार को उदासीन करने की क्षमता रखते हैं, जबकि अम्ल को उदासीन करने की क्षमता कौन रखते हैं? क्षार उदासीन करने की क्षमता रखते हैं। जो क्षार होते हैं ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इस तरह से आपस में एक दूसरे को उदासीन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मेन इनका कैरेक्टर है, जो हम प्रयोगशाला में करके देखते हैं, वो है इनका अम्ल। नीले लिटमस पत्र को, ये एक स्ट्रिप होती है, पत्र होते हैं, कागज़ के से टुकड़े होते हैं, जो कि लिटमस पत्र कहलाते हैं, नीले रंग का होता है। यदि नीले रंग के लिटमस पत्र को हम अम्ल में डुबोते हैं तो वो लाल हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जबकि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी विपरीत है दोनों। इसके बाद यदि हम अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं, अम्ल को पानी में मिलाते हैं, उसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। H+ आयन मुक्त करना उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जबकि क्षार के जलीय विलयन OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, जो उनकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे
पेट में यानी अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिट्रिक अम्ल। ये सिट्रस यानी खट्टे फलों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी अम्ल ही है इसमें। तो इस तरह से ये अम्ल होते हैं। क्षार में क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र लिख देते हैं NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार होते हैं। इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल सीखते हैं। अम्ल और क्षार के उदाहरण हो गए हैं। ये इनकी विशेषताएं कहलाती है अम्ल और क्षारों की। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्षार ही होता है, और लिखने चाहें तो आदि। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अम्ल और क्षार की विशेषताएं हैं, उनमें अंतर है। यदि अंतर पूछे तो आप सारणी बना के लिख देना, और विशेषताएं पूछे तो भी इनको अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षार के बाद आता है हमारा लवण, यानी वो क्या होता है? लवण। लवण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो अम्ल तो क्षार के गुणों को, क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं लवण। और लवण के साथ साथ में एक जल का अणु यानी जल का अणु भी मुक्त होता है। तो ये लवण क्या होते हैं? जहाँ पर लवण का नाम आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। या एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं या लवण कैसे बनते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण व जल बनते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम में आ जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लिखें अम्ल प्लस में क्षार, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? लवण प्लस में जल। ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई है। क्या हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया इस तरह से। तो इसमें विशेषता क्या होती है कि लवण क्या होते हैं? लवण उदासीन होते हैं। इनमें ना तो H+ आयन होता है, ना ही OH आयन होता है। इनका कारण क्या होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, क्षार स्वाद में कड़वे हैं। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के गुणों को और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, जिससे क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसकी विशेषता में क्या लिखते हैं कि अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऐसे लिख लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के व क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है, जिससे लवण उदासीन लवण बनता है, जिससे उदासीन लवण बनता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। लवण की परिभाषा सिंपल सी है, जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और
जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें अम्ल क्षार के गुणों को और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है और लवण और जल बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें HCl, ये क्या है? अम्ल है। इसे क्या कहते हैं? अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी किससे कराते हैं? क्षार से कराते हैं। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो NaCl और प्लस में H2O, ये है जल और ये हो गया लवण। ये बनते हैं लवण और जल। सोडियम क्लोराइड द्विस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इसमें HCl क्या करता है? NaOH के प्रभाव को समाप्त कर देता है और NaOH HCl के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अब अम्ल और क्षार ये भी दो तरह के होते हैं, प्रबल होते हैं और दुर्बल होते हैं। यानी अम्ल दो होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो नीचे अगला जो टॉपिक है वो लिख लो, अम्ल व क्षार का वर्गीकरण कैसे करते हैं वो हम लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है अम्ल व क्षार का वर्गीकरण। इस तरह से हम इनको वर्गीकृत करें कि अम्ल और क्षार। अम्ल भी दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्षार भी दो होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इनकी डेफिनेशन अभी बताएंगे जब हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहले तो इतना समझो कि हमें पता है कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं। तो वो लवण कैसा होता है? लवण में देखो हल्का सा अम्लीय भी हो सकता है, हल्का क्षारीय भी हो सकता है और बिल्कुल उदासीन भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है कि कैसा अम्ल जुड़ रहा है और कैसा क्षार जुड़ रहा है। तो इसमें देखो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, यदि हम क्या लें? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के साथ क्या जोड़ दें हम? प्रबल क्षार। क्षार यानी इसको लेते हैं और इसको लेते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर क्या बनेगा? लवण और प्लस में जल, ठीक है। तो ये लवण कैसा होगा? ये लवण होगा उदासीन। कैसा लवण होता है? ये जो विलयन बनता है ये उदासीन होता है। और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या होता है? यदि हम प्रबल तो अम्ल लें, प्रबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार लें, दुर्बल क्षार, है ना। दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? लवण और प्लस में जल। तो अब ये जो लवण बना है इसमें कैसे गुण होगा? अब ये मजबूत है यानी प्रबल है और ये दुर्बल है, कमजोर क्षार है। तो कौन से गुण प्रकट होंगे? ये वाले प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति का लवण बनेगा। इसमें उदासीन प्रकृति का लवण बनता है। अब क्या बात करें इसमें? अब देखो तीसरा जो कॉम्बिनेशन होता है, यदि हम उल्टा कर दें यहाँ पर तो दुर्बल तो क्या ले लें? दुर्बल अम्ल, ठीक है। और प्रबल कौन लें? प्रबल लेते हैं क्षार। यहाँ से समझना कॉम्बिनेशन है ये। तो भी क्या बनता है? उदासीन यानी लवण बनता है और वो लवण और प्लस में जल बना। तो ये लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? भाई जो प्रबल होगा उसके गुण प्रकट होते हैं। यहाँ तो दोनों प्रबल हैं तो उदासीन बन गया। यहाँ ये प्रबल है तो इसका अम्लीय गुण इसमें आ गया तो अम्ल हो गया, है ना। यहाँ पर ये दुर्बल है, ये प्रबल है, तो इसका मतलब हमारा जो लवण होगा वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, हल्का सा क्षारीय होता है। अब जो चौथा कॉम्बिनेशन क्या बच गया कि हमने प्रबल अम्ल लिए, प्रबल क्षार लिए, दोनों को अलग अलग भी कर लिया। एक और बच गया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को भी मिला के देख लो, है ना। ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार, ठीक है। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण। अब ये लवण कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा ये, प्लस में जल, ठीक है। इस तरह से ये चार कॉम्बिनेशन बन गए। ये सारे ही क्या हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया है। ये क्या होती है? ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये हो गया अम्ल और क्षार का वर्गीकरण। हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे इनका डिटेल पढ़ेंगे, तो उस समय बताएंगे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये वर्गीकरण हो गया अम्ल क्षार का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनका डिटेल बताएंगे। देखिए, तनु विलयन या सांद्र विलयन किसे कहते हैं? विलयन किससे बना होता है? हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं? अम्ल व क्षार ये दोनों ही क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं, पानी में मिलाते हैं। अगर यदि हम अब तनु विलयन की बात करें, तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल और तनु क्षार दो तरह के हो गए, ठीक है। दोनों मिलके क्या होते हैं? तो विलयन कहलाते हैं। विलयन कोई भी हो सकता है, विलयन अम्ल का भी हो सकता है, विलयन क्षार का भी हो सकता है। ऐसे ही ये क्या होते हैं? सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जल में विलय, तो इनमें विलायक कौन है? जो घोलने वाला है वो जल है। अगर हम पानी में अम्ल को डाल दें, अब जैसे मान लो हमने यहाँ मिलाया अम्ल में क्या मिलाया हमने? पानी, यानी जल मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया? जल। अगर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। विलयन, जल कौन है? विलायक। और ये कौन है? विलय, यानी घुलने वाला, और एक है घुलने वाला। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन बन गया? ये जलीय विलयन बन गया। अब ये विलयन तनु है या सांद्र है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि तनु का मतलब होता है पतला। जैसे हम आटे में ज़्यादा पानी मिला दें तो हमारा तनु हो गया, और कम पानी मिलाएंगे तो गाढ़ा रहेगा, है ना। तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलयन, टाइट विलयन। तनु का मतलब होता है पतला विलयन, यानी ढीला विलयन। तो इसमें क्या करते हैं? अब वो कैसे बनता है तनु? हमने अम्ल मिलाया, जल मिलाया, ठीक है। यदि हम दोनों की मात्रा ले लेते हैं बराबर तो संतृप्त विलयन होता है। अगर हम इसमें अम्ल की मात्रा कम लें, बहुत ही कम, उसमें पानी हम ज़्यादा मिला दें, अधिक पानी मिला दिया हमने, तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा भाई? पतला हो जाएगा। पतला, तो उस विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब अम्ल व क्षार, क्योंकि दो की बात हो रही है, अम्ल और क्षार के विलयन में पानी की मात्रा अधिक होती है, में जल की मात्रा अधिक हो तो वह तनु विलयन कहलाता है। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, तनु विलयन हो गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और सांद्र की क्या होगी? अब तनु अम्ल भी हो सकता है, तनु क्षार भी हो सकता है। ऐसे ही सांद्र अम्ल भी हो सकता है, सांद्र क्षार भी हो सकता है। इनमें यदि हम अगर अब हम इसको उल्टा कर दें कि जैसे मान लो अम्ल लिया या क्षार लिया, यहाँ पर अम्ल की जगह क्षार भी हो सकता है, हम इसकी विलय की मात्रा हम क्या कर दें? अधिक कर दें, और इसकी विलायक की मात्रा कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? विलयन गाढ़ा हो जाएगा, यानी टाइट हो जाएगा। तो उसे कहेंगे, तो उसकी परिभाषा क्या होती है? जब अम्ल व क्षार के विलयन में जल की मात्रा कम व अम्ल क्षार की अम्ल या क्षार की मात्रा
अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ये हो गई इनकी डेफिनेशन सांद्र विलयन की और तनु विलयन की। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार हमारे क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। यदि हम पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे उसमें तो तनु विलयन कहलाएगा, और यदि पानी की मात्रा कम रखेंगे और उस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो वो सांद्र कहलाता है। इस तरह से तनु और सांद्र विलयन की डेफिनेशन हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों डेफिनेशन है। इसके बाद एक डेफिनेशन और कराते हैं, क्रिस्टलन जल। देखिए क्रिस्टलन जल है ना, क्या होता है क्रिस्टल। सबसे पहले ये समझो कि क्रिस्टल क्या होते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया कराई अम्ल और क्षार की, दोनों ने क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये लवण होता है, ये क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल के मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। जैसे हम देखते हैं फिटकरी को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, चीनी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से मिश्री के टुकड़े करते हैं क्रिस्टल, तो वो क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टल कहलाते हैं, ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो अब इस क्रिस्टल के साथ यदि पानी भी जल भी मिला हुआ हो, जल भी किस रूप में हो, ठोस के रूप में। अब ये ठोस भी क्या होता है, इसको ठोस जल है, ठोस के साथ मिला हुआ है, तो ये क्रिस्टल जल कहलाता है। कैसा जल कहलाएगा ये, कि जब किसी लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या लिखी जाती है या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये जल ऐसा नहीं होता कि पानी में बहा और निकल गया, इसको थोड़ी सी हीट मिलती है, गर्मी मिलती है तो ये पिघलने लगता है। अभी एग्जांपल देके बताएंगे। जैसे मान लो ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, इसका ये सूत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, सोडियम कार्बोनेट। ये जब सूत्र लिखा जाता है तो ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको गर्म करते हैं, है ना, इसको जलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, Na2CO3 में। ये भी क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें जल के अणु पाए जाते हैं। जल किस रूप में पाया जाता है, ये क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है, ठोस के रूप में पाया जाता है। अब जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, ये जल जाता है और ये बनता है, इसे बोलते हैं मृत, मृत सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसकी राख बोलते हैं, ये होती है। तो अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, हम डिटर्जेंट लेते हैं जो कपड़े साफ करते हैं, ये तो सबने देखा होगा, उसको महसूस करना कि वैसे वो पाउडर कैसा होता है, वो हमें सॉलिड दिखाई देता है, ठोस दिखाई देता है पाउडर के रूप में। यदि हम उसमें थोड़ा सा पाउडर लेकर हाथ में रखकर ऐसे मुट्ठी को बंद कर लेते हैं कुछ समय के लिए, तो वो हमारे हाथ को गर्म करने लगता है ना, गर्म लगेगा फिर ऊष्मा बाहर निकलेगी। दूसरी बात, वो पिघलना शुरू हो जाता है और हमारा हाथ गीला हो जाता है। तो गीला क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे शरीर की ऊष्मा थी वो उसने ग्रहण की और ग्रहण होने के बाद वो वाष्पित होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो जल के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही फिटकरी में भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट में भी जल होता है। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले हम, फिटकरी, ये भी क्या है, लवण है, लेकिन कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा क्या होता है, फिटकरी क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस। इसमें भी जल क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बना लो इसको, फिटकरी को क्या होता है, पोटेशियम
व एल्यूमिनियम सल्फेट का लवण होता है। अब देखो इसमें दो, ये द्विक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको डबल साल्ट बोलते हैं, द्विक लवण है। अब द्विक लवण होता क्या है? जिसमें दो लवण एक साथ मिले हुए हों। इसमें पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम का सल्फेट का पोटेशियम K+ होता है, SO4- होता है। तो क्या लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट को? K2SO4 डॉट, ठीक है। इसके बाद होता है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम में क्या होता है? Al+3 SO4- दोनों को जोड़ते हैं, 2 इसके नीचे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Al2SO4 कोष्टक 3। अब यहाँ पर डॉट लगा दो। ये हो गया पोटेशियम व एल्युमिनियम का सल्फेट। और इसके पीछे 24 जल के अणु जुड़े होते हैं। कितने? 24 जल के अणु जुड़ते हैं, 24 H2O। तो ये जो जल का अणु है यहाँ पर, ये क्या है? क्रिस्टलन जल कहलाता है, क्रिस्टलन जल। आपने देखा होगा जैसे चीनी में भी जल के अणु, चीनी होती है, फिटकरी होती है, इन सब में जल का अणु पाया जाता है, जल पाया जाता है, जो कि ठोस के रूप में पाया जाता है, सॉलिड के रूप में पाया जाता है। जैसे ही इनको गर्म किया जाता है, हम जब चीनी को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है। फिटकरी को गर्म करते हैं तो वो भी पिघल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जल होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है, जो ऊष्मा पाकर पिघलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? क्रिस्टलन जल। जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिटकरी का एग्जाम्पल है, जिप्सम का भी होता है। जिप्सम में भी क्या होता है? जल होता है, उसमें भी नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, और जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब देखो कैल्शियम का कितना होता है? +2, SO4 का क्या होता है? -2। दोनों कट गए तो क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसमें 2 जल के अणु, 2 का मतलब होता है 2 जल के अणु, 24 का मतलब 24 जल के अणु है इसमें, है ना। सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु थे। ये क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाता है। ये किसका सूत्र होता है? जिप्सम, जिसका हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी काम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक परिभाषाएं हो गई हैं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इस वीडियो में हमने पढ़ा मेन जो चीज़ें थी हमारी क्या थी? अम्ल और क्षार, है ना। तो अम्ल और क्षार में क्या हमने पढ़ा? मेन अम्ल व क्षार, इसकी विशेषताएं और इनके द्वारा बने लवणों की विशेषताएं। तो अम्ल क्या होते हैं? इनकी परिभाषाएं जो सामान्यतः दी जाती थी कि जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH आयन मुक्त करें यानी OH- आयन मुक्त करें वो क्षार कहलाते हैं, और जो H+ आयन मुक्त करें वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जब बाद में जब देखा गया कि कुछ अम्ल ऐसे भी थे जिनमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है ना, फिर भी वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जिनमें OH आयन नहीं होता, फिर भी वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से अम्ल की ये सामान्य परिभाषाएं असफल हुई, तो अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी अपनी मत प्रस्तुत किए, अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जिनके आधार पर अम्लों की कई परिभाषाएं हुई, ऑरिनियस की, ब्रोस्टेड की, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।